वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं आगामी दिनों में यूपी पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में होने वाले हैं, उसके साथ साथ आरओ के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम आपके दिसंबर में होने वाले हैं। तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में होने वाले हैं। उसके साथ साथ यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी वीडियो तमाम एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उसको देखते हुए आज मैं मिडाइवल हिस्ट्री का सल्तनत काल वाला हिस्ट्री वाला पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि फैक्ट ओनली कवर करेगा। फैक्ट के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आज देखते हैं स्टूडेंट्स, आज हम फैक्ट में देखेंगे। आज पढ़ना है सल्तनत काल का शुरुआत कब से होता है और सल्तनत काल में कितने फेज में बांटा गया है और उस फेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सुल्तान रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्या चीज़ें थी। बेसिकली खाली फैक्ट कवर कराऊंगा, ओनली फैक्ट कवर कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा आलतू फालतू पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही पढ़िए, इतना ही आ जाएगा, क्योंकि अब तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सारे चीज़ों को कंपाइल करने के बाद इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं जो आपको कंपलसरी है पढ़ना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका दिल्ली सल्तनत का वाला टाइम, ठीक है, सल्तनत काल का टाइम, ठीक है। आप जानते हैं ये आपका कैसे सिंधु घाटी सभ्यता होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक के काल के बाद आपका आता है महाजनपद काल के बाद मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल के बाद गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, उसके बाद आता है आपका सल्तनत काल, ठीक है। तो राजपूत काल और गुप्तोत्तर काल के बीच में यहाँ पे मध्य एशिया से तमाम अनेक जनजातियों द्वारा आक्रमण होता है। इसमें हुड़ थे, शक थे, पहलव थे, कुषाण थे, ये तमाम उनका आक्रमण होता है। फिर राजपूत काल में तमाम सारे आक्रमण होते हैं। उसके बाद अरबों का आक्रमण होता है भारत पे। अरबों का आक्रमण होता है, अरबों के होने के बाद उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है और वही तुर्कों में से सल्तनत कालीन वंश और सल्तनत काल का जो स्थापना करते हैं। फिर ये तुर्क का खत्म हो जाते हैं, फिर अफगानी मिल के आपका मुगल काल का स्थापना करते हैं। और मुगल काल कैसे समाप्त होता है, तो मुगल काल के समापन के लास्ट छोर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया जितने भी यूरोपियन कंट्री होते हैं हमारे देश में आते हैं और ट्रेड करने के दृष्टिकोण से आते हैं और हमारे देश में वो ट्रेड करने के साथ साथ हमारे देश को गुलाम बना लेते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें। लेकिन आज हम सल्तनत काल में पढ़ने जा रहे हैं भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है। भारत पे अरब आक्रमण आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लिखा है भारत पे सर्वप्रथम सफल कोई आक्रमण किया था भारत पे, तो मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में सफल आक्रमण भारत पे किया था। यानी क्वेश्चन आ जाए भारत पे प्रथम अरबियन आक्रमणकारी योद्धा कौन था, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सफल, ठीक है। उसने देवल पे 712 में ही अटैक किया था सर्वप्रथम, ठीक है। आगे इसको समझा देते हैं। नीरून पे 712 में अटैक किया था, सेहवान पे भी 712 में अटैक किया था। रावर का युद्ध 712 में ही यही मोहम्मद बिन कासिम और सिंध का जो शासक था दाहिर के साथ हुआ था, जिससे मोहम्मद बिन कासिम की विजयी होता है। फिर ब्राह्मणवाद का युद्ध 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ही लड़ता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का विजयी होता है। मुल्तान 713 ईस्वी में जीत लेता है, ठीक है। ये सारी मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड रहा। कैसे 712 एडी में सफल आक्रमण भारत में पहली बार करता है, फिर देवल जीतता है, फिर नीरून, सेहवान, रावर का युद्ध में दाहिर सिंध का जो शासक होता है उसको हरा के मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है। फिर ब्राह्मणवाद का युद्ध में विजयी होता है, फिर मुल्तान को जीत लेता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम कैसे अपने फिर चला जाता है अफगान, यानी अपने पूर्व कंट्री में चला जाता है, ठीक है। आइए कुछ और चीजें हैं मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड और उस पर्टिकुलर शब्द से रिलेटेड जो आगे काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय कोई जाता है, तो सर्वप्रथम जजिया कर का जिक्र कोई करता है तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम जजिया कर का जिक्र करता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा मात्र सल्तनतकालीन शासक था, फिरोज शाह तुगलक एकमात्र सल्तनतकालीन सुल्तान था जो जजिया कर जो मुसलमानों से लेना चाहिए था वो ब्राह्मणों से लिया था। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सल्तनतकालीन सुल्तान था जो जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूला था, ठीक है। अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक है। और औरंगजेब 1679 ईस्वी में पुनः वही जजिया कर लागू कर दिया था और एकमात्र मुगल कालीन शासक था औरंगजेब जो उन्होंने पुनः लागू किया और अंग्रेजों से भी इन्होंने वसूल किया। किससे? औरंगजेब अंग्रेजों से भी वसूल किया था जजिया कर। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर से रिलेटेड था, इसलिए फिरोज शाह तुगलक उसे जजिया कर से रिलेटेड ब्राह्मणों से लिया था, उसको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। अकबर कैसे 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है और कैसे औरंगजेब 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लागू कर देता है और उसके बाद से अंग्रेजों से भी वो जजिया कर वसूलता है। ये था भारत पे प्रथम सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन फॉर वन डे। ठीक है, अब आते हैं तुर्कों का आक्रमण। अब ये अरब, भारत पे अरब आक्रमणकारी जो होते हैं उनका खत्म हो जाता है। अब आते हैं तुर्कों का आक्रमण कब पढ़ने में। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, यानी इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी भारत पे 998 से 998 एडी से लेकर 1030 एडी तक भारत पे आक्रमण करता है। लगभग 17 से 18 बार भारत पे आक्रमण करके 17वां 18वां बार में भारत को विजयी करता है, मतलब भारत के कुछ पार्ट को जीतता है। तो वही करा मोहम्मद गजनवी 998 से लेकर 1030 एडी तक भारत पे आक्रमण करता है। और मोहम्मद गजनवी को बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मोहम्मद गजनवी को बुद्ध किशन या और उसके साथ साथ मूर्ति भंजक, बुद्ध किशन को ही हिंदी में मूर्ति भंजक कहा जाता है। बेहिंद का युद्ध किया था महमूद गजनवी 1008 से लेकर 1009 एडी के बीच में मोहम्मद गजनवी बेहिंद का युद्ध किया था, जिसमें जयपाल को हरा दिया था। जयपाल वहां का शासक था, उसको हरा के गजनी विजय हो गया था। बेहिंद का युद्ध 1008 से लेकर 1009। नगरकोट पे आक्रमण 1008 में किया था, जिससे ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़ दिया था। मोहम्मद गजनवी काफी मूर्ति भंजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूर्तियों को तोड़ देता था। वो मूर्ति आइडोलेटर, मूर्ति पूजक पे विश्वास नहीं करता था, काफी कट्टर समर्थक था हिंदू मुस्लिम धर्म का। तो इसने नगरकोट वाले मंदिर को 1008 में, ज्वालामुखी मंदिर था उसको तोड़ दिया था। मुल्तान 1008 में ये जीत लेता है, स्वर्ण नगरी जिसको बोला जाता था उसको जीत लेता है। सोमनाथ में 1025-26 के टाइम के दौरान वहां का जो शासक भीम प्रथम होता है, भीम प्रथम को हरा के गजनी सोमनाथ मंदिर को लूटता है। और जाटों से आक्रमण 1027 ईस्वी में करता है और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जाटों का आक्रमण 1027 ईस्वी में करता है और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने नेवार नदी पे, याद रखिएगा एक फैक्ट है, नेवार नदी पे बाधे सुल्तान बनवाया था। कौन? मोहम्मद गजनवी बाधे सुल्तान बनवाया था। गाइज इसमें कुछ नहीं है, मोहम्मद गजनवी 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा, उसे बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। बेहिंद का युद्ध 1008 से 9 के टाइम में किया था, जयपाल को हराया था। नगरकोट 1008 पे आक्रमण किया था, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था। मुल्तान 1008 में स्वर्ण नगरी को जीता था। सोमनाथ 1025 से 26 के टाइम में अटैक करके भीम प्रथम को हरा के सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। जाटों पर आक्रमण किया था 1027 में और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसने नेवार नदी पे बाधे सुल्तान बनवाया था। ये थे तुर्कों के आक्रमण में पहला महमूद गजनवी। उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट, महमूद गजनवी का एक शिष्य था मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसलिए उसी का ही शिष्य मान सकते हैं, या उसका मतलब शिष्य नहीं था, उसी से रिलेटेड, वो भी अफगानी ये भी था। आइए देखते हैं तुर्कों का आक्रमण, तुर्की ही ये भी था। आइए देखते हैं मोहम्मद गौरी 1173 से लेके और 1206 तक मोहम्मद गौरी का टाइम रहा। ठीक है, इसको मोहम्मद गौरी को मोहम्मद बिन शाम सिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन कहते हैं। मोहम्मद गौरी को मोहम्मद बिन शाम सिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन 1173 ईस्वी में इसने गद्दी पे बैठा था। ठीक है, मुल्तान पे 1175 ईस्वी में अटैक करके जीत लेता है। गुजरात 1178 में भीम द्वितीय को हराने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है मोहम्मद गौरी। भीम द्वितीय जीत जाते हैं 1178 में, गुजरात को नहीं जीत पाता है। पेशावर और लाहौर को 1179 से लेकर 1186 में, पेशावर को 1179 में, लाहौर के 1186 में जीत लेता है मोहम्मद गौरी। और गजनी जो कि अफगानिस्तान का एक शहर था, गजनी 1192 में, मोहम्मद गजनवी वाला जो शहर था 1192 में, उस पर अटैक करके उसको जीत लेता है। कौन? मोहम्मद गौरी। ये तमाम जितने भी हैं मोहम्मद गौरी के छोटे मोटे अभियान थे, छोटे मोटे आक्रमणकारी अभियान थे जो मोहम्मद गजनवी जीतता चला जाता है। ठीक है, अब पूर्ण रूप से भारत में उसको झंडा फहराने का वक्त आ गया होता है। तो पूर्ण रूप से भारत को जीतने का वो जो ख्वाब देखता है, उसको पूरा करने के लिए 1191 में आप जानते होंगे विश्व चर्चित लड़ाई तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1 साल बाद 1192 में, और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, लेकिन इस वाले में तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में आपका मोहम्मद गौरी विजयी हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद से ये सिलसिला इसका जारी रहता है, भारत को तबातोड़ जीतने की कोशिश करते जाता है। और चंदावर का युद्ध 1194, चंदावर 4 ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ता है। जयचंद को हरा के, जो गढ़वाल वंश का शासक था, जयचंद को हरा के मोहम्मद गौरी, जयचंद जो गढ़वाल वंश का शासक था, उसको हरा के आपका चंदावर के युद्ध में वो जीत जाता है। खोखर का युद्ध हुआ था 1205 ईस्वी में पंजाब और गौरी के विरुद्ध। ठीक है, पंजाब और गौरी के विरुद्ध, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ाई हुआ था।
खोखर का 1205 ईस्वी में, जिसमें आपका मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके साथ आए थे। आप जानते हैं अजमेर में अजमेर शरीफ जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, काफी विश्व चर्चित दरगाह है, काफी अच्छा दरगाह शरीफ माना जाता है। उस पर लोगों की मनोकामनाएं काफी पूरी होती हैं। तो मोहम्मद गौरी के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सर आए थे, उन्हीं के साथ आए थे। तो उन्हीं के साथ आए थे, तो वही बता रहा है। ठीक है, लक्ष्मी का सिक्का सबसे पहले कोई जारी किया था, तो यही जारी किया था। कौन? मोहम्मद गौरी लक्ष्मी का सिक्का जारी किया था, जिसको देहलीवाल कहा जाता था। देहलीवाल आज क्वेश्चन में किसे कहा जाता था? तो लक्ष्मी नामक जो सिक्का जारी करता था, कौन? आपका मोहम्मद गौरी, उसको देहलीवाल कहा जाता था, जिसपे अरबी शब्द में अंकित होता था। अरबी शब्द में जो भी चीजें उस सिक्के पर अंकित होता था, जो लक्ष्मी का जो देहलीवाल कहा जाता था, उसमें अरबी शब्द में अंकित होता था। ठीक है, इसका एक दास था, दास का नाम था बख्तियार खिलजी। गाइस यदि दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, इसका एक दास था बख्तियार खिलजी, जो बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी इसी का दास था, मोहम्मद गौरी का, जो बिहार एवं बंगाल पे विजय उसको प्राप्त किया था, उसको मौका दिया था बंगाल और विजय को जीतने के लिए। तो गाइज ये रहे तुर्कों का आक्रमण मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक समझ जाइए, यहां तक समझ जाइए, अभी सल्तनत काल का स्थापना नहीं हुआ था। ये अरबों और तुर्कों का आक्रमण होता है। ठीक है, अब देखते हैं गुलाम वंश आता है इसके जाने के बाद, मोहम्मद गौरी के जाने के बाद इसका एक शिष्य होता है, इसका एक चेला होता है 1206 में, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जानते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक इसी का शिष्य चेला होता है। वो कैसे दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, पूर्ण रूप से नहीं करता है लेकिन करता है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे 1206 में मोहम्मद गौरी समाप्त होता है इसका कार्यकाल, उसी से 1206 से 1290 ईस्वी के बीच गुलाम वंश, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के बीच में गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का राज्य चला हमारे दिल्ली पे। ठीक है, दिल्ली पे इन्होंने हुकूमत किया। गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। अब ऐसे करते करते, और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था, ऐसे करते करते इसलिए इसको गुलाम वंश बोला जाता है, क्योंकि गुलामों ने ही मिलकर दिल्ली पे हुकूमत, दिल्ली पे राज किया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं गाइस, दिल्ली की स्थापना कौन किया था। आज जो दिल्ली काफी अपने देश की राजधानी है, बहुत चर्चित चर्चित जगह है दिल्ली, वो अपने देश की राजधानी, इसकी स्थापना कौन किया? तोमर वंश का जो शासक था, तोमर वंश का शासक अनंग पाल किया था। तोमर वंश का शासक अनंग पाल ने किया था, और इसी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा जाता था या योगिनीपुर भी कहा जाता था। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपका, दिल्ली की स्थापना कौन किया था, किस वंश के शासक ने किया था? तो गाइस आप टिक लगाएंगे, तोमर वंश के शासक ने दिल्ली की स्थापना किया था। तोमर वंश के शासक का नाम था अनंग पाल, और इसे कुव्वतुल इस्लाम या योगिनीपुर शहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, आपको यहां पे एक बात याद रखना, गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये थे मोहम्मद गौरी के गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेते हैं। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी, लगभग 4 से 5 साल तक इसका कार्यकाल रहा। इसी बीच ये दिल्ली सल्तनत पे अपना हुकूमत करता है, और काफी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो भी करता है बेटर करता है। इसके बाद इसका शिष्य इल्तुतमिश, इसका गुलाम इल्तुतमिश बड़े पैमाने पे सल्तनत काल की नींव को और मजबूत करता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल रहा। इसका राज्याभिषेक लाहौर में होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है वो लाहौर में होता है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी था वो लाहौर में ही बनाया था। ये गजनी के शासक एल्दौज की पुत्री से विवाह किया था। क्योंकि जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का शिष्य था, ये काफी डरता था, डरपोक टाइप के इंसान था। तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एल्दौज की जो गजनी का शासक एल्दौज था, काफी मजबूत था उस समय गजनी, तो उसकी पुत्री से विवाह करता है ताकि अपने आप को मजबूत दिखा सके, फ्रंट वाले जो एनिमी है उसको मजबूत दिखा सके, और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो शादी करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 के कार्यकाल में। इसको कुरान खां कहा जाता था। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। कुरान खां इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान शरीफ पूरा का पूरा याद हो गया था। ठीक है, काफी मोटी बुक्स होती है मुस्लिम धर्म में, एक बहुत ही पवित्र बुक होता है, पायस और होली बुक होती है। इसको पूरा का पूरा मुंह जमानी ऑन टंग कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान याद था, इसलिए इसको कुरान खां कहा जाता था। इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि काफी दरिया दिल इंसान था। इसके पास जो भी होते थे पूरा का पूरा दान देने के सोचता था, कभी दान देने से हिचकता नहीं था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। मिनहाज उस सिराज उसके टाइम में लेखक थे, उसके टाइम में उसके दरबारी, कभी दरबारी लेखक जो भी मान सकते हैं गाइस, इसको हातिम द्यूती को कहा था। हातिम द्यूती, हातिम मूवी आप देखे होंगे, हातिम एक अल्लाह का नेक बंदा की तरह उपाधि दिया जाता है, उसी को हातिम द्यूती इसको कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी नेक इंसान थे हातिम।
कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में इसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, गाइस कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया था, और बनवाया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इस कुतुब मीनार को पूरा कराने की जिम्मेदारी इल्तुतमिश लेता है और उसे पूरा कराता है। लेकिन बाद में आगे जाके कार्यकाल में वो टूट जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक इसका मरम्मत कराता है, उसके बाद सिकंदर लोदी मरम्मत करता है। गाइस कुतुब मीनार क्वेश्चन आ जाए किस किस से रिलेटेड है, तो आप लाइए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण किया था, केवल नींव दिया था। उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश इसको कंप्लीट कराया था, फिर उसका मरम्मत कार्य फिरोज शाह तुगलक कराया था, और उसके साथ साथ आपका सिकंदर लोदी ने इसको पूरा कराया था। गाइज ये था कुतुबुद्दीन ऐबक से छोटा कार्यकाल, 4 साल का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इल्तुतमिश। इसका गुलाम इल्तुतमिश था 1210 से 36 ईस्वी तक, ठीक है गाइज, 26 साल लगभग ये शासन किया था और दिल्ली सल्तनत का मालिक था, ठीक है। देखते हैं इसमें, ये भी तुर्क जाति का था। कौन? इलबारी तुर्क जाति का था। गाइस इल्तुतमिश इलबारी तुर्क जाति का था, यही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, वे इलबारी तुर्क का था। इसकी राजधानी लाहौर से इसने दिल्ली ट्रांसफर कर दी। आप जानते हैं लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने लाहौर में राज्याभिषेक किया था, इसलिए वहां पे राजधानी इसको घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे बनता है इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस आगे, चंगेज खान। गाइस चंगेज खान को ईश्वरीय वरदान कहा या ईश्वरीय वरदान या ईश्वरीय अभिशाप, हमको लगता है ईश्वरीय अभिशाप। चंगेज खान को ईश्वरीय अभिशाप कहा जाता था, अभिशाप। यानी चंगेज खान एक लुटेरा था, एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी था। इसी के टाइम में, इल्तुतमिश के टाइम में सिंध तक वो किसी के पीछा करते करते सिंध तक अटैक करने आ गया था। कौन? चंगेज खान। ईश्वरीय अभिशाप इसको कहा जाता था। कुबलई खान आप जानते हैं इसी के समय भारत आया था। कुबलई खान इसी के समय आया था। कौन? कुबलई खान, ठीक है, एक यात्री था कुबलई खान, ठीक है। अब आइए देखते हैं गाइज, इसने इल्तुतमिश ने अपने सत्ता को और अपने हुकूमत को मजबूत करने के लिए तुर्काने चिहलगामी चारगान चालीसा, इसी का नाम है तुर्काने चिहलगामी का नाम है चारगान, या इसी का नाम है चालीसा। इसने इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था ताकि अपने शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूती प्रदान कर सके। इसने, ठीक है, प्रथम सुल्तान था जिसने एकता व्यवस्था की स्थापना की थी, एकता व्यवस्था को लागू किया था। प्रथम सुल्तान क्वेश्चन आ जाए, एकता व्यवस्था को कौन लागू किया था? तो इल्तुतमिश एकता व्यवस्था को लागू किया था। एकता व्यवस्था क्या होता है गाइस? जो सुल्तान होता है अपने जो काफी वफादार जो उसके सेना के हो गए मेंबर हो गए या फिर प्रशासन चलाने वाले, उनको पैसा न देके एक जमीन का टुकड़ा दे देता था, कहता तो वहां से तुम टैक्स कलेक्ट करो और वहां से जो मिल रहा है उससे अपना रोजी रोटी गुजारा चलाओ। इसी की इक्तदारी व्यवस्था का स्टार्ट कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। देखिए प्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला कोई कौन था? वो था प्रथम सुल्तान। एकता व्यवस्था कौन लाया? इल्तुतमिश। प्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के कौन जारी किया था? इल्तुतमिश। चांदी का टंका और तांबे का जीतल। गाइस चांदी का टंका, चांदी 2 अक्षर, टंका 2 अक्षर, तांबे का जीतल नामक सिक्का कौन चलाया था? इल्तुतमिश, ठीक है। जामा मस्जिद, गाइस दिल्ली वाला नहीं, बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। हौजे शमसी का निर्माण कराया था कौन? इल्तुतमिश ने। अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, वहां पे इसने मकबरा बनाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे इसने मकबरा बनवाया था। कौन? इल्तुतमिश ने। अपने पुत्र महमूद की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। क्वेश्चन पूछे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कौन बनाया था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश बनाया था अपने पुत्र की कब्र पे। कौन? इल्तुतमिश महमूद अपने पुत्र की याद में। भारत में मकबरा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? गाइस इल्तुतमिश को भारत में मकबरा का जन्मदाता कहा जाता है। मध्यकाल में गाइस लाल वस्त्र को न्याय का प्रतीक माना जाता है। मध्यकाल में लाल वस्त्र को न्याय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन था? रजिया सुल्तान थी। चूंकि इल्तुतमिश के जो बेटे थे योग्य नहीं थे, इसकी बेटी रजिया सुल्तान काफी योग्य थी, इस पर ट्रस्ट करता था, इसलिए अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित करता है। क्योंकि रजिया सुल्तान ठीक भी रहती है, अच्छा काम भी करती है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है इसके सामने झुकना, इसकी गुलामी करना, तो लोग इसे यूं फंसा के इसको मार डालते हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 तक लगभग 4 साल इसका टर्म रहा, कार्यकाल रहा। दिल्ली की गद्दी पर बैठी प्रथम महिला शासिका भारत में,
पर्दा प्रथा का इसने त्याग किया था। कुलाह, कुलाह मतलब लंबी टोपी, और कुबा लंबा कोट, लंबी टोपी लंबा कोट पहन के सभागार में उपस्थित होती थी और वहां से प्रशासन के कार्य को देखती थी, और इसी को लोगों को पसंद नहीं आता था। ठीक है, एक महिला के सामने झुकना, इसी की वजह से इनको लोगों ने मरवा दिया इसे। ठीक है, अब आते हैं 1236 से 40, 40 से लेकर 46 के बीच में एक गुमनाम इंसान की तरह कोई राजपाट चलाता है। उसका नाम काफी कम आता है इतिहास में, क्वेश्चन भी उससे नहीं आता है, तो इसलिए उसको स्किप मैं कर दिया हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे लिया हूं। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से लेकर 65 ईस्वी तक, 1246 से लेकर लगभग कितने साल, 46 से 56 से 66, लगभग 19 साल तक नसीरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पे बैठे रहा रजिया सुल्तान के बाद। यह शमसी वंश का अंतिम शासक था। देखिए गाइस, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको शमसी वंश भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद शाह को शमसी वंश कहा जाता था। और इसके बाद जो वंश का स्थापना हुई थी गुलाम वंश में ही, उसको हम लोग बलबनी वंश कहा जाता है, बलबनी राजवंश। ठीक है, क्योंकि ये शमसी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक था और इन्हीं का जो गुलाम था बलबन, इन लोगों को मार के अपना जो नया राजवंश स्थापित करता है, तो बलबन स्थापित कर, इसलिए बलबनी राजवंश इसको कहा जाता है। तो शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। शमसी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह। मंगोल नेता हलाकू काफी खतरनाक और घातक आक्रमणकारी था हलाकू। इसी के टाइम में नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम में अटैक किया था। ठीक है, बलबन ने लेकिन इसको असफल कर दिया था, क्योंकि बलबन इसी के अंडर में था। जो क्या बोलते हैं, तुर्काने चिहलगामी में एक छोटा सा सैनिक के पद पे कार्यरत था बलबन, इसी के टाइम में भी था और इसी के टाइम में इल्तुतमिश के टाइम में भी था। तो बलबन इसको असफल कर देता है हलाकू के आक्रमण को। यह एकमात्र सुल्तान था जो टोपी बेचकर गुजारा चलाता था। नसीरुद्दीन महमूद शाह एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिल के बेच के अपना गुजारा चलाता था। ठीक है, ये यहाँ से 1265 ईस्वी होता है। बलबन क्या करता है, धोखे से नसीरुद्दीन महमूद शाह को मार डालता है और उसके बाद से बलबनी राजवंश अपने ही नाम पे राजवंश का स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का राज चलाता है। ठीक है गाइस, अब देखिए बलबनी खत्म हो गया है। बलबन 1265, यहाँ पे 1265 तक नसीरुद्दीन महमूद शाह गुलाम वंश या शमसी वंश का अंतिम शासक, ये खत्म। उसके बाद से 1265 से लेकर 90 ईस्वी तक लगभग बलबनी वंश का शासन रहता है। 65 से लेकर 90 ईस्वी तक कुछ बलबन चलाता है, फिर उसका बेटा चलाता है। ठीक है, बलबनी वंश के बारे में कुछ देख लेते हैं गाइस। इल्तुतमिश का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। इलबारी तुर्क जाति का था, बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन क्या था? इल्तुतमिश का गुलाम था। इलबारी तुर्क, वो भी इलबारी तुर्क जाति का था, ये भी इलबारी तुर्क का, क्योंकि उसका गुलाम था तो जाहिर सी बात एक ही जगह के दोनों थे। बचपन का नाम इसका बहाउद्दीन था, बचपन का नाम बहाउद्दीन था। तुर्काने चिहलगामी का सदस्य था। तुर्काने चिहलगामी 40 लोगों का एक ग्रुप था, वो सेना के काफी क्या बोलते हैं, ट्रेंड सदस्य होते थे, ट्रेंड होते थे सिपाही, उसका एक सदस्य था। इसको समाप्त कर दिया था। मलबन आया तो उस सिस्टम को ही हटाएगा, नहीं वो सिस्टम नहीं चलेगा जो इल्तुतमिश चलाता था, उसको चिहलगामी को कंप्लीट खत्म कर देता हमेशा के लिए। ठीक है, इसी के समय में बंगाल में एकमात्र विद्रोह हुआ था। बलबन काफी खतरनाक था, लौह एवं रक्त की पॉलिसी आप जानते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका, उसको अपनाया था, यानी काफी कठोर इसकी पॉलिसीज थी, काफी खतरनाक रूल था। तो इसको देख के डर के मारे कोई इसके राजपाट में कोई विद्रोह नहीं करता, लेकिन एकमात्र बंगाल में विद्रोह हुआ था इसके टाइम में। क्वेश्चन आ भी सकता है बलबन के टाइम में कौन सा क्षेत्र है जहां पे विद्रोह हुआ था, बंगाल, गुजरात, मालवा या आपका अजमेर? तो आप लगाइएगा बंगाल में इसके टाइम में विद्रोह हुआ था। नियामत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, अपने आप को बलबन नियामत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। याद रखिए, नियामत खुदाई कौन अपने आप को मानता था? बलबन, ईश्वर का प्रतिनिधि जिसका अर्थ होता है खुद मानता था। जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था। ईश्वर की छाया बलबन अपने आप को मानता था। राज दरबार में हंसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, अपने दरबार में हंसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? आपका बलबन। ठीक है, सैन्य व्यवस्था में इसने काफी सुधार किया था। क्या किया था? दीवाने अर्ज नामक नए विभाग की स्थापना की थी। गाइस, दीवाने अर्ज क्या होता है? बलबन द्वारा स्थापित एक सैन्य विभाग था जिसका काम था अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ प्रदान करना, ताकि बाहर से कोई हमारे में सेंध न लगा पाए और हमारे सुरक्षा कवच को तोड़ न पाए। इसलिए दीवाने अर्ज गाइस, दीवाने अर्सन विभाग का स्थापना किया था। फारसी परंपरा पर नौरोज प्रथा की शुरुआत किया था। फारसी परंपरा पर नौरोज प्रथा का शुरुआत किसने किया था? सबसे पहले बलबन ने किया था। ईरानी परंपरा पर अपने राजदार को सजाया था, क्योंकि अलबारी तुर्क जाति के थे, तुर्क काफी ईरान से मिलता जुलता, बगल में ही पड़ोस का देश है, तो ईरानी परंपरा पर अपने राजदार को सजाया था। ठीक है, सिजदा और पाबोस मतलब होता है पेट के बल पर लेट के किसी को सलाम करना, पेट के बल पर लेट के झुक के किसी के आगे नतमस्तक होना, ये पॉलिसी अपनाया था। कहता था हमारे मन में जो आएगा पेट के बल पे या घुटने के बल पे लेट के सिजदा हमारे सामने करेगा, झुकेगा, क्योंकि मैं ही ईश्वर का छाया हूं, जिल्ले इलाही हूं और आपका नियामत खुदाई।
लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। दिल्ली में स्वयं का मकबरा ये बनाया था लाल महल के नाम से। दिल्ली में लाल महल के नाम से स्वयं का मकबरा किसने बनवाया था? बलबन ने। बलबन ने लाल महल का मकबरा कहां बनाया था? दिल्ली में। कई क्वेश्चन एक ही को घुमा के बनाए जा सकते हैं। इस्लामिक शैली पर आधारित पहला मकबरा बलबन ने बनाया था। भारत में इस्लामिक शैली पर पहली बार मकबरा बनाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में इस्लामिक शैली पर प्रथम बार मकबरा बनाने का श्रेय बलबन को जाता है गाइस। किसको जाता है? बलबन को जाता है। इसका उत्तराधिकारी था कै खुसरो। इसका उत्तराधिकारी का था कै खुसरो या क्यूमर्स। बलबन का उत्तराधिकारी कौन था? कै खुसरो या क्यूमर्स। बलबन का उत्तराधिकारी कौन था? कै खुसरो या क्यूमर्स। ठीक है, इसको क्या कहता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश आएगा इसके बाद, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को यदि नहीं किया तो कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ये क्या करता है कि खुसरो क्यूमर्स, इसका पुत्र होता है बलबन। अब वो सीट पे बैठता है इसके जाने के बाद 86 से लेकर 90 ईस्वी के आसपास बैठता है, लेकिन 90 में आके आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका हत्या कर देता है और इस प्रकार 1290 के बाद से खिलजी वंश का स्थापना हम करेंगे। फिरोज खिलजी के बाद उसका अलाउद्दीन खिलजी, फिर खिलजी वंश के बाद आगे तुगलक वगैरह सारे वंश देखेंगे। उम्मीद करते हैं गाइज आपको लेक्चर काफी हेल्पफुल आपके लिए है और जितने भी फैक्ट आज तक एग्जाम में पूछे गए यहाँ से आएंगे, आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि सारे मैंने दे दिया है, तो नहीं पूरे 100% आएंगे, समझ गए? क्योंकि सारे क्वेश्चन में यहाँ पे कंपाइल कर दो। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।